नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। बैठक में नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया गया। दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। तीसरी बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह ने सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नए भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी में बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि जब भी गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आए हैं, इससे राज्य के लोगों का उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्य में दशकों से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आरएसएस से प्रेरित 32 संगठनों की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में 326 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें विभिन्न संगठनों की महिला पदाधिकारी भी शामिल रहीं। आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में देश और समाज की मौजूदा स्थिति, संगठनों के कामकाज, भविष्य की चुनौतियों और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। असम बाढ़ राहत कार्यों और संत रविदास की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के 5400 रुपया बयान पर निशाना साधा। उन्होंने इसे अमर्यादित बताते हुए आरएलडी चौधरी चरण सिंह के परिवार और जाट समाज से माफी मांगने की मांग की। मायावती ने सपा पर सहयोगियों के प्रति अविश्वसनीय रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही पीडीए और सपा की कथित जातिवादी राजनीति पर सवाल उठाते हुए आगामी चुनाव में सपा को सत्ता से दूर रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, पी आज पिछड़ा, कल पंडित और आगे पाकिस्तान भी हो सकता है। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी चर्चा के लिए आगे नहीं आए। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी केरल, झारखंड और पंजाब क्यों नहीं गए और जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद इन राज्यों में इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की। दिल्ली में वंदे मातरम विवाद को लेकर भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से जुड़ा विधेयक कानून बन चुका है और इसका उल्लंघन करने पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर रांची में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक तय मार्ग का उल्लंघन करने पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान हल्का बल प्रयोग किया गया। वहीं विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों पर हमला कराने का आरोप लगाया। इस बीच जेएलके-एम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वो 24 अगस्त से भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने से जुड़े मामलों का हाईकोर्ट में मजबूती से बचाव नहीं कर रही है। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित डीए-डीआर भुगतान का मामला फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। वहीं डीए की मांग को लेकर कई जिलों में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी संगठनों ने भुगतान में देरी पर नाराजगी जताते हुए लंबित डीए-डीआर तुरंत जारी करने की मांग की और आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी की ओर से दुष्कर्म मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगने के आरोपों पर संज्ञान लिया है। ये आरोप पूर्व न्यायाधीश रणजीत सिंह की शिकायत में लगाए गए थे। NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 2 सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यूथ समिट से पहले ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने बौद्ध विरासत स्थल टोलकाकोंडा का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने भारत की ऐतिहासिक विरासत को परीक्षित किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत के विरासत स्थल पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने टोलकाकोंडा की विरासत को सराहा। 57 में इफ्फी की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की अध्यक्षता में पहली संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में युवा और उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतर अवसरों पर जोर दिया गया। डॉक्टर मुरुगन ने इफ्फी की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि महोत्सव भारतीय और वैश्विक सिनेमा के साथ रचनात्मक आदान प्रदान और देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए देश भर में 48 शिक्षकों का चयन किया गया है। चयनित शिक्षकों में 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को विज्ञान भवन में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 15 जून से 20 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांग्लादेश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बधाई दी। बीएनपी नेता आलमगीर ने 21 अगस्त को ढाका के बंग भवन में 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आलमगीर ने राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि प्रतिद्वंदी ओली अहमद को 88 वोट मिले। ये बांग्लादेश में 35 साल बाद हुआ प्रतिस्पर्धी राष्ट्रपति चुनाव था। चीनी के जमाखोरी की आशंका के बीच सरकार ने सख्त कदम उठाया है। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलरों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। केंद्र सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन और फेनाइलफ्राइन वाली सभी FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। दवाओं पर बच्चों के लिए इस्तेमाल न करने की स्पष्ट चेतावनी भी अनिवार्य होगी। सरकार ने विशेषज्ञ समिति और DTAB की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया है। अधिसूचना के मुताबिक छोटे बच्चों में इन संयोजनों से जोखिम की आशंका है और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। चंडीगढ़ में एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग यानी ETT शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करीब 180 शिक्षकों ने अपने परिवारों के साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर शिक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती और शिक्षा विभाग में कई स्तरों पर कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2026 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली समेत देश भर की परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की एक टीम ने CRPF और जम्मू और कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ अनंतनाग जिले में 2 जगहों पर रेड की। NIA टीम ने संबंधित पुलिस वालों के साथ चल रही जांच के तहत बिजबेहरा में SICOP पर रेड की। देश के कई हिस्सों में बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने की आशंका है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा है। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली NCR में आज तड़के से ही मौसम बदला हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शहरों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। सुबह सुबह बारिश होने से दिल्ली NCR में मौसम सुहावना हो गया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ग्रामीणों को खाने और पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा में बाढ़ से प्रभावित आम जनता ने आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहत की जरूरत बनी हुई है। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे है। निचले इलाकों और घाटों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन और NDRF टीमें निगरानी कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से 2700 श्रद्धालुओं का 5वां जत्था पहुंचा। पुंछ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और जिला पुलिस ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में 15-16 अवैध व्यावसायिक ढांचों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है। ये कार्रवाई महाकाल हरि फाटक ब्रिज के चौड़ीकरण कार्य के तहत की जा रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू मारने की कई घटनाओं में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। एक घायल व्यक्ति का कहना है उन्होंने लोगों को चाकू मारा और कई लोगों को घायल कर दिया। हमारी मांग है कि पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के हॉस्टल में बीएससी नर्सिंग की तीसरे वर्ष की 19 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कल रात की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ में गौरव त्यागी हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अमित और कुलदीप को कचहरी गेट के पास पकड़ा गया, जबकि तीसरा आरोपी प्रदीप पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। हापुड़ में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालपुर सोलाना गांव में छापेमारी कर 7 क्विंटल यानी 700 किलो मिलावटी मावा खोया जब्त कर नष्ट कर दिया। चंडीगढ़ में व्हाट्सएप पर कंपनी के एमडी की फर्जी तस्वीर लगाकर कर्मचारी से 1.90 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को नोएडा से पकड़ा और उनके पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए। राजस्थान के मेहता सिटी में भक्त शिरोमणि मीराबाई का 522वां जयंती महोत्सव ध्वजारोहण और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भव्य रूप से शुरू हुआ। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप पत्तन प्राधिकरण में 427 करोड़ 80 लाख रुपए की 7 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पत्तन की 18.5 मीटर डीप ड्राफ्ट क्षमता की शुरुआत हुई, जिससे बड़े जहाजों के संचालन और कार्गो प्रबंधन को और मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मशीनीकरण से जुड़ी 1580 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। देश में सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए NHAI और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़क हादसों को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए सड़क सुरक्षा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, बेहतर इंजीनियरिंग और प्रभावी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए इस सप्ताह में $9.905 बिलियन बढ़कर $716.907 बिलियन पर पहुंच गया। ये जानकारी शुक्रवार को RBI द्वारा जारी किए गए डेटा में दी गई। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बनकर उभरा है। पिछले 6 वर्षों में देश की लाइव IT क्षमता 4 गुना बढ़कर 1.7 गीगावाट हो गई है। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल इसकी वजह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार UIDAI के नए आधार ऐप ने अगस्त 2026 में 5 करोड़ से अधिक डाउनलोड का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है।
UIDAI के मुताबिक ऐप के जरिए 6 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर, 15 लाख से अधिक पते और 23 लाख से ज्यादा ईमेल अपडेट किए गए। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी 1 सितंबर 2026 से पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 25,000 रुपए तक की वृद्धि करेगी। टाटा मोटर्स ने बताया कि बढ़ती इनपुट लागत और लगातार जारी महंगाई के दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि कंपनी ने कहा कि लागत बढ़ने का बड़ा हिस्सा वे पहले खुद वहन कर रही थी, लेकिन अब कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया है। HDFC बैंक ने कारोबार विस्तार के लिए गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से $1.75 अरब के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड जारी कर विदेशी पूंजी जुटाई। एयरलाइन इंडिगो की ऑनलाइन सेवाएं शुक्रवार को कुछ देर के लिए प्रभावित रहीं। टिकट बुकिंग सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले 25 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। इनमें कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग भी शामिल है। यह कार्रवाई सेबी के मध्यस्थ विनियमन 2008 के तहत की गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच इस हफ्ते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली, जिससे सोने का दाम 1,63,500 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी इस हफ्ते तेजी देखने को मिली, जिससे चांदी का दाम 2,50,000 रुपए प्रति किलो हो गया है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते लगातार तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी के बाद तेहरान की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक कार्रवाई की धमकी पर ईरान ने चेतावनी दी। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी भी नए खतरे का जवाब व्यापक और निर्णायक होगा। अमेरिका ईरान में जारी संघर्ष के बीच ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने दुश्मनों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरानी सशस्त्र बल जल्द ही समुद्र में अपने दुश्मनों का एक ऐसा ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे जिसे वे जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। नौसेना कमांडर ने दावा किया कि हुर्मुज जलडमरू मध्य के पूर्वी हिस्से और ओमान की खाड़ी में ईरान का पूरा नियंत्रण है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ईरानी सेना क्षेत्र में हर गतिविधि पर दिन रात नजर बनाए हुए है। अमेरिकी नौसेना का P-8A पॉसीडॉन विमान शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ताइवान JW मध्य से होकर गुजरा। वहीं चीन की सेना ने अमेरिकी की इस हरकत पर कड़ी निगरानी रखी। ताइवान में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर चीन पहले भी आपत्ति जता चुका है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है। अमेरिका ने इस पर कहा कि ये अभियान स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये गतिविधि ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और चीन अपने संबंधों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन के सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस थिंक टैंक को $5 अरब के मानहानि मुकदमे की धमकी दी है। दरअसल थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती से अपराध में कोई कमी नहीं आई। यूक्रेन के क्रीवी शहर पर रूस ने एक बार फिर भयानक ड्रोन हमला किया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस भीषण हमले में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 130 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को बर्बर कार्रवाई करार देते हुए रूस पर जानबूझकर नागरिकों और बचाव कर्मियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इजराइल फलस्तीन के बीच जारी तनाव के बीच वेस्ट बैंक में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। सईर गांव में हुए टकराव में एक 17 वर्षीय फलस्तीनी युवक की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग घायल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी नागरिक की मौत के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। पेरू में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.3 टन से अधिक जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न छापेमारी में बरामद गांजा, कोकीन, नशीले पदार्थों को जलाकर पूरी तरह खत्म किया गया। कनाडा के एडमंटन स्थित नानकसर गुरुद्वारे में सुबह हुए हमले की घटना ने स्थानीय समुदाय को झंझोर कर रख दिया है। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी
सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत विफल होने के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने कनाडा से आने वाले कुछ सामान पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी के मुताबिक करीब $20 अरब के कनाडियाई सामान पर यह शुल्क सेक्शन 338 के तहत लागू होगा। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि वे व्यापार समझौते के लिए वाशिंगटन की शर्तें मानने से इनकार करने के बाद अमेरिकी टैरिफ का जवाब डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर देंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला युगल वर्ग में भारत की ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन के विश्व नंबर 1 लिऊ शेंगशु और टैन मिंग की जोड़ी से होगा। ट्रेसा और गायत्री की जोड़ी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर पहली पदक कर लिया है पक्का। महिला डबल्स का पदक जीतने वाली भारत की सिर्फ दूसरी जोड़ी बनी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम शनिवार को वर्ल्ड कप के दूसरे दौर के अपने पहले मुकाबले में मेजबान और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से भिड़ेगी। महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम को दूसरे राउंड के अपने पहले मैच में नीदरलैंड से मिली 2-0 से हार और सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हुई मुश्किल। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में रविवार से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मुकाबला। भारत ने गोल टेस्ट को 165 रन से जीत सीरीज में बना रखी है 1-0 की बढ़त। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मैके में हुआ शुरू। बांग्लादेश पहली पारी में 64% था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया को भी लगे शुरुआती झटके। दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से स्पोर्ट्स इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। जापान में होने वाले एशियन गेम से पहले भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने दिखाया दम। लुसाने डायमंड लीग में 88.05 का सीजन का बेस्ट थ्रो किया, रहे दूसरे स्थान पर। भारत के जैवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपियन शिवपाल सिंह पर 10 साल का बैन लगाया गया है। वे दूसरी बार डोपिंग का दोषी पाए गए हैं। देश के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अखिलेश योरान ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा, इस सम्मान में उन्हें और बेहतर करने की ऊर्जा है। डूरंड कप के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट्स और ईस्ट बंगाल के बीच होगा मुकाबला। रविवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। ईस्ट बंगाल एफसी ने AFC महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के शुरुआती चरण में गुआम की रोवर्स FC को 12-0 से मात दी। ये ईस्ट बंगाल महिला टीम की लगातार दूसरी जीत है। प्रीमियर लीग में आर्सेनल की कोवेंट्री सिटी पर 3-0 की धमाकेदार जीत। काई हावर्ट्स और बुकायो साका ने किए गोल। विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने चोट के चलते साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन से नाम लिया वापस। जुलाई में विंबलडन के बाद से टेनिस से दूर है सिनर। वहीं ब्रिटेन के जैक ड्रैपर ने भी चोट के कारण US ओपन में नहीं खेलने का किया फैसला। इस साल किसी भी ग्रैंड स्लैम में नहीं खेल पाए ड्रैपर। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हमें अनुमति दी। नमस्कार।